बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने गीतकार राजशेखर। राजशेखर की फिल्म यात्रा बड़ी ही दिलचस्प रही है और इस यात्रा की कुछ दिलचस्प यादें आज राज बांटेंगे आपके इस दोस्त यूनुस खान के साथ बातचीत में। तो सुनिए पहला भाग। एक गीतकार की रही है बहुत दिलचस्प यात्रा। युवा गीतकारों में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। उनके गाने आप अक्सर गुनगुनाते हैं। नए जमाने के बड़े सुहाने गाने। गीतकार राजशेखर। दोस्तों नमस्कार। विविध भारती के स्टूडियो में इस समय हमारे साथ हैं जाने माने गीतकार राजशेखर। राज, बहुत बहुत स्वागत। बहुत शुक्रिया यूनुस भाई। कैसा लग रहा है विविध भारती के स्टूडियो में आके, क्योंकि रेडियो से तो एक अच्छा खासा पुराना नाता रहा है आपका। अभी हमारी बातचीत में मुझे ये पता चला कि यहाँ पे कितने महान लोग इस स्टूडियो में आ चुके हैं, जिनको हम हमेशा से सुनते रहे, जिनको पढ़ते रहे, जिनको देखते रहे, जिनके बारे में सोच के बहुत कुछ सीखा। आज उसी स्टूडियो में मैं हूँ और मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। दीवारों पे जो तस्वीरें हैं ज्यादातर ब्लैक एंड व्हाइट है, पर उससे इतने रंग हम लोगों की जिंदगी में बिखरे हैं। ऑनेस्टली कभी सोचा नहीं था कि एक दिन विविध भारती और ऑल इंडिया रेडियो के कार्यक्रम पे जाएंगे। सच में कभी नहीं सोचा था ऐसा। एक वो सपना जो कि आपको लगता है यार ये देखे भी क्यों, तो पूरा हो ही नहीं सकता, वैसा सा है विविध भारती में आना। राज, मधेपुरा के बचपन के वो दिन जब रेडियो सुना करते थे आप, और अच्छी खासी भूमिका जीवन में रेडियो की थी, जैसा जीवन उन दिनों में था, उनकी याद हमारे साथ बांटिए। मधेपुरा खुद एक कस्बा है, अभी भी कस्बा ही है। वहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर हमारा गांव है, जो कि अब शहर होने को जा रहा है। पर उन दिनों में जब मेरा बचपन था 80 के दशक में, तो हमारे यहाँ बिजली नहीं थी, तो रेडियो ही एक इंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन, सब कुछ के लिए रेडियो ही था। और मुझे एक बात में महारत हासिल थी कि मैं किसी भी वक्त गाना लगा सकता था। मुझे पता था कि किस फ्रिक्वेंसी पे अभी गाना आएगा, लगभग मोटा मोटी। और विविध भारती से खास तौर पे ऑल इंडिया रेडियो से बहुत एक जुड़ाव था, क्योंकि रात का खाना खाते वक्त हम लोग सब लोग साथ में बैठ के पीढ़े पे खाते थे, और उस समय दादा के रेडियो पे वो हवा महल का कार्यक्रम आता था। वाह वाह वाह। तो फिर सुबह में माँ के चौके में एक रेडियो हुआ करता था। वो हालांकि बहुत कम आवाज में बजाती थी, वो इतना ही बजाती थी कि वो चौके भर वो आवाज सुनाई दे जाए। और उसमें जब हम लोग सुबह नाश्ता करने जाते थे, जब ये माँ बना रही होती थी कुछ, तो उसमें सूरज के साथ साथ जो प्रोग्राम है वो आता था उसमें उस वक्त पे। फिर हेलो फरमाइश कार्यक्रम था, फौजी भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम, एक कार्यक्रम छाया गीत, हाँ, रात को आता था छाया गीत। और मैं आपको बताता हूँ, कई बार ना छाया गीत के वक्त में चुपके से छत पे चला जाता था। अच्छा। रात में। हाँ। और चांद देखते हुए गाना सुनना, मतलब अपने आप में बहुत ही। गर्मियों में तो पंखा वंखा होता नहीं, बिजली थी नहीं, पंखा नहीं होता, तो छत पे पानी का छींटा मार के फिर ठंडा किया, फिर चटाई बिछाते थे उस पे। और उसमें जो वो धीमी आवाज पे छाया गीत, ऊपर चांद जा रहा है, और आप दूर दूर तक गाँव में, दूर कहीं लगता था एक ट्रेन गुजर गई। और वो कैसी चीजें हैं कि वो मुझे लगता था कि पाकीज़ा फिल्म के एक गाना में एक ट्रेन की आवाज आती है। बिल्कुल आती है ना? तो मुझे लगता था कि ये वही ट्रेन है, ये ट्रेन जो है साहबजान के तरफ भी जाती होगी, जो मीना कुमारी जो। क्या प्यारी बात है। रेडियो तो मतलब मुझे, मैं सच बताऊं, मैं हालांकि फिल्मों के लिए गाना लिखता हूँ, मैं फिल्म का उतना दीवाना नहीं हूँ जितना कि मैं रेडियो का हूँ। मेरे कई दोस्त यहाँ पे बोलते हैं कि यार फला फिल्म हमने इस हॉल में देखी थी और इस टाकीज में देखी थी। हमारा उतना फिल्मों से कोई वास्ता, हम रेडियो से। अच्छा, कहानियां भी एक प्रोग्राम आता था जिसमें कि कहानी बोलते थे और फिर गाना चलता था, फिर कहानी चलता था, इस तरह का। प्रोग्राम का नाम था बाइस्कोप की बातें। जी जी। तो इतनी सारी यादें आपने विविध भारती की हमारे साथ बांटी। बहुत जल्दी आपको अपना गांव छोड़ना पड़ा था पढ़ाई के मामले में। जी, दरअसल मैं बहुत शैतानी करने लगा था, मैं पढ़ता नहीं था। तो मुझे घर वालों ने, खासतौर पापा ने कहा कि इसको हॉस्टल में दे देते हैं। और मैं वही जो गांव के बच्चे करते हैं, बेर तोड़ना, यही सारी मतलब बदमाशी में लगा रहता था मैं। तो चौथी कक्षा में मुझे बोला गया कि हॉस्टल। ये तो बहुत छोटी उम्र थी। बहुत मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था तब भी, और मुझे आज भी वो बात ये लगती है
है, उनको नहीं भेजना चाहिए था मुझे। और मेरे दादा ने बहुत विरोध किया था कि नहीं, जितना छोटा बच्चा है कैसे जाएगा। पर मैं एक तरीके से पिताजी की बात भी समझता हूँ। उनको लगता था कि ठीक है, बहुत किसान परिवार है, मेहनत करके करते, एक मौका मिला है कि बच्चे को आगे पढ़ा सकते हैं तो वो ठीक है। और सिखाते थे कि देखो विद्यार्थी के गुण होते हैं गृह त्यागी और काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा और ये सारी चीजें। खैर जिस दिन तय था जाने का उस दिन हमने कहा ठीक है अब चलते हैं। तो दादा ने मुझसे पूछा कि तुमको क्या चाहिए बताओ। जाना तो ठीक है, पढ़ाई के लिए जाना है, पर गर्मी छुट्टी आएगी फिर आ जाओगे, फिर छठ में छुट्टी होती है तब आ जाओगे, तो अभी क्या चाहिए। तो मैंने दादा के पास एक पॉकेट ट्रांजिस्टर होता था, मैंने कहा कि वो दे दीजिए मुझे अपना। दादा ने वो दे दिया और मैं वो लेके गया हॉस्टल में। हॉस्टल में तो खाने की टाइमिंग अलग थी, सब कुछ अलग था, पर जब हवा महल सुनता था तो मुझे लगता था कि अभी घर में सब खा रहे होंगे। या सुबह में स्कूल जाने से पहले जब वो सूरज के साथ साथ लगाता था तो लगता था कि अच्छा अभी माँ चौके में होंगी। और एक तरीके से इमोशनली वहां ना होके भी मुझे लगता था कि रेडियो जो है वो सेम फ्रीक्वेंसी हमें जोड़ रहा है कहीं ना कहीं। वाह वाह, ये ऐसा रहा था रेडियो का वो। क्या प्यारी बात है। तो क्या इस दौर से गानों से जुड़ाव, गीतकारों के नाम पता चलना, गानों के बारे में सोचना शुरू हो गया था? नहीं, ये सोचना तो नहीं कहूंगा, पर गाने अच्छे लगने लगे थे बहुत। और याद होने लगे थे। और गीतकारों के नाम, संगीतकारों के नाम, गायकों के नाम, ये लगता था कि हाँ और गीत के बोल लिखे हैं शैलेंद्र ने, ये एक होगा ही, या हसरत जयपुरी के शब्दों को गा रहे हैं। तो इन नामों से परिचित हो गए थे और गाना ना एक दूसरी दुनिया में ले जाते थे। लगता था कि ये कुछ अलग सी बात है। जब होश आया थोड़ा, जैसे वो गाना, मुझे लगता था ये कैसी बात है इस गाने में, तुम्हें हो ना हो मुझको तो इतना यकीन है कि मुझे प्यार तुमसे नहीं है। क्या बात। तो मुझे लगता था ये गाना थोड़ा अटपटा लगता था कि ये क्यों कह रही है, अगर प्यार नहीं है तो फिर इतनी बातें क्यों कह रही है। हाँ। तो उस समय नहीं पता था कि ये इस तरीके से भी कहा जा सकता है। ये भी एक तरीका है, ये भी तरीका है कहने का। मैं सच बता रहा हूँ, जब पहली बार वो गाना सुना गुलजार साहब का कि हमने देखी इन आंखों की महकती खुशबू, तो मुझे थोड़ा अटपटा सा लगा वो कि ये क्या कह रहे हैं और प्यार को प्यार ही रहने दो। ये मुझे लगा कि आगे की बात तो समझ रहा हूँ मैं, मतलब मोटा माटी समझ रहा हूँ उसको, उसके गहराई में उस तरीके से तभी इतना संभव नहीं था, बट कुछ चीजें समझ में आ रही थी, कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही थी। और वो एक पहेली की तरह बहुत सारे गाने लगने लगे। कुछ गाने जैसे कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, ये बहुत अच्छा लगता था मुझे। क्या बात है। मुझे लगता था कि तब भी लगता था कि ये गाना स्कूल में प्रार्थना की जगह पे गवाना चाहिए। वाह वाह वाह। ये गाना किसी भी पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए। ये बहुत लंबी चौड़ी जो नीति शास्त्र की किताबें हैं नैतिक शिक्षा की, उससे कहीं ज्यादा इस एक गाने में बहुत सारी चीजें हैं। मुझे ऐसा लगता था कि ये गाना इतने मेयार का गाना है। इतना, जी बिल्कुल, शैलेंद्र का लिखा हुआ, शैलेंद्र अनाड़ी का, फिल्म का जी। फिर वो चिल चिल चिल्ला के, ये सब तो बहुत, वो जैसे वो एक चतुर नार, वो सुन के मतलब, अच्छा ये भी आपके पास सुविधा नहीं थी कि आप वो गाना फिर तुरंत सुन ले। जब रेडियो पर दोबारा आएगा तभी सुना जाएगा, जब आएगा तब सुनेंगे आप। हाँ। तो इसीलिए इंतजार होता था कि अरे कब आएगा वो गाना। अच्छा, सबसे मजेदार बात थी कि उसमें कुछ गाना ऐसा था जो कि आपने थोड़ा सा सुना है, आपने रेडियो ऑन किया, थोड़ा सा सुना, जो अनाउंसर है वो बोल चुके हैं उस गाने के बारे में, आपको आगे पता नहीं है, गूगल तो है नहीं, आप कहाँ से पता करेंगे। बिल्कुल। घर वालों से पूछना, ये थोड़ा सा वो लगता था कि यार ये कैसे था। आप ना जल्दी से उस गाने को ऐसे दो चार जो मतलब लिख लेते थे कि ये ऐसे है। अब आप वेट कर रहे हैं कि वो गाना कब बजेगा, कब बजेगा, कब बजेगा। और जैसे कभी कभी शहर जाते थे तो जो कचहरी है, कचहरी में किताबों की दुकानें थी, तो उसमें वो रफी के दर्द भरे नगमे, फिल्मी गानों की छोटी छोटी किताबें थी, तो वो एकदम नीचे ऐसे बिछा के वो बेचते थे। आप वो लिया, आपने उसमें ढूंढ रहे हैं कि कहीं वो गाना मिल जाए किसी तरह से। वो जैसे मुझे याद है वो गाना, आंचल में सजा लेना कलियां, वाह वाह, जुल्फों में सितारे भर लेना, ऐसे ही कभी जब शाम ढले तो याद हमें भी कर लेना। अब वो गाना के ना बाद वाला पार्ट मैंने सुना था। अब वो गाना कहाँ सुने, बहुत अच्छा लगा था वो गाना, पर वो जो एक इंतजार में एक मजा जो है कि कब वो आएगा, वही मतलब रेडियो की सबसे खास बात मुझे वो लगती है। राज, बहुत सारी बचपन की बातें हुई और गानों से आपके लगाव की कहानी यहाँ शुरू होती है, लेकिन पढ़ाई के दिनों में ही बच्चों से ये पूछा जाने लगता है कि आगे क्या बनोगे। ये वाला विचार कब शक्ल लेने लगा था और बचपन में क्या बनने का ख्वाब देखा था?
मेरी बहन सीखती थी म्यूजिक। मेरी बहनें मतलब चाचा की बेटी, अपनी बहन, वो संगीत, एक गुरुजी आते थे सिखाते थे। मेरा बहुत मन था सीखने का, पर वो तभी सुनता था जबकि मैं छुट्टी में घर आता था। तो मेरा मन तो बहुत था, पर कभी हुआ नहीं कि मैं विधिवत तरीके से संगीत की शिक्षा ले सकूं। तो पहले तो सोचते थे, हमेशा बदलता रहता था। हुआ ये कि 12वीं में मैं हो गया फेल। ओ, कितना बड़ा झटका था ये। बहुत बड़ा, और इसी से जुड़ी हुई आगे की बात है। बाकी सारे सब्जेक्ट में मुझे 75% से ज्यादा मार्क थे, और ओके। मैथ्स में मैं फेल हो गया था। तो बिहार बोर्ड से था, तो बिहार में अगर आप एक भी सब्जेक्ट में फेल हैं तो आप फेल हो गए। और मैं रहता था हॉस्टल में, कोई सप्लीमेंट्री या ऐसा कुछ? नहीं था, कुछ नहीं था वहां पे। तो मुझे लगा कि यार फेल तो नहीं हो सकता हूँ, पास तो हो गया होऊंगा, पर देखता हूँ जाके। पटना गया, पटना रिजल्ट पता करने के लिए, बोर्ड ऑफिस, वहां पे यही था सच में। मुझे याद है कि जुलाई का आखिरी हफ्ता था, भयंकर बारिश पटना में, गंगा जी एकदम ऊपर तक है, और मैं उस रिजल्ट को, जिसमें कि मैं नाकामयाब रहा, वो लेके मैं ट्रेन से घर जा रहा था। और मोकामा एक स्टेशन है जहाँ पे कि पुल है मोकामा में, उसके जस्ट बाद ही दिनकर जी का गांव है। और जुलाई अगस्त में मतलब गंगा जी एकदम अपने उफान पे हैं, रौद्र रूप है उनका। और मैं ट्रेन पे गेट पे हूँ, और मेरे मन में बहुत तरह के ख्याल आ रहे हैं। ओह, कि अब क्या मुंह दिखाऊंगा। पिताजी ने इतनी मेहनत से भेजा पढ़ने के लिए, किसान, फिर भी मतलब एक हिस्सा काट के वो मुझे पढ़ा रहे हैं, और मैं फेल हो गया। और मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा किसी को। मोहल्ले में क्या लोग बोलेंगे, गांव वाले क्या बोलेंगे, सब। और मेरे मन में बहुत सारी बुरे ख्याल आ रहे थे कि मुझे घर लौटना भी चाहिए या नहीं, या क्या करना चाहिए। और सामने में गंगा जी, मतलब मानसिक रूप से बहुत विचलित था। इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाऊं, अचानक से मैंने देखा कि एक आदमी गा रहा है कुछ, और इतना तेज गा रहा था कि उसकी आवाज, मतलब उस ट्रेन की आवाज, और पुल के ऊपर तो एक अलग आवाज होती है, बिल्कुल, उसके बीच से भी उसकी आवाज आ रही है। बहुत सुर में नहीं गा रहा, सुर है पर थोड़ा इधर उधर जा रहा है। मेरी आंख अचानक से उसके तरफ गई तो देखा कि उसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है। वो एक पटरे पे बैठा हुआ है, और उसकी संगनी जो है वो उसको आगे घसीट रही है, और वो कबीर का कुछ पद गा रहा है। और मुझे अचानक से लगा कि ये आदमी इसने चुना है, हाथ पैर नहीं रहने के बावजूद, और साथ निभा रही है। ये इसने चुना है कि मुझे जिंदा रहना है। इसकी आवाज के सारे सुर सही नहीं लग रहे हैं, फिर भी ये गा रहा है। अचानक मैं क्या कहूँ पता नहीं, उस वक्त कैसे, शायद वो गीत था, शायद वो साहित्य की तरफ का जो एक रुझान, एक तार्किक शक्ति शायद वहां से आई हो। और मैं वहीं गेट पे बैठ गया और फूट फूट के रोने लगा। बहुत जोर से रोया। मैं, आसपास के लोग आए, अचानक से उनको लगा क्या हो गया ये, और मैंने चुना कि नहीं, मुझे जीना है। गजब, उस एक गीत ने आपको रोक लिया। मुझे रोक लिया उसने। नहीं तो यूनुस भाई, उस वक्त मैं क्या करता मुझे नहीं पता था। एक तो ये सोसाइटी का प्रेशर, बिल्कुल, और वो सारे प्रॉमिसेस कि आपको अच्छा करना ही है, दबाव, चीजें, इतनी सारी चीजें, आप अपने मन में कई चीजें बुनते हैं। मुझे कई बार ये ख्याल आता था कि जब ऐसे माँ को पता चलेगा तो उनको क्या लगेगा, वो दुविधा मेरे मन में। और अचानक से एक आदमी, ये कबीर का कोई पद गा रहा है, जिसके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, लकड़ी के एक फट्टे पे आके उसकी संगनी उसको आगे ले जा रही है। मुझे अचानक लगा मैं क्यों इतना कमजोर हो रहा हूँ, मेरे पास तो सब कुछ है, फिर मैं कहाँ जा रहा था। और मैंने तब जीना चुना। मैं घर गया, बहुत दिनों तक पिताजी ने बात नहीं की, बहुत दिनों तक उनका गुस्सा भी, मतलब मैं समझता हूँ कि सही था एक तरीके से, मैंने उस तरीके से पढ़ाई नहीं की थी। और माँ तो प्यार करती रही। मैं मोहल्ले में कहीं नहीं निकला अगले एग्जाम पर। मैंने ये डिसाइड किया था कि मैथ्स से जो रिश्ता है उसको हार के नहीं जाऊंगा, खत्म करना है, ढंग से खत्म करना है। और मैंने पूरी किताब रट ली। गजब। और मैं बस यही प्रार्थना कर रहा था कि जो रटा हूँ उसमें से 40 नंबर के बस आ जाए किसी तरीके से। आ गए, मुझे शायद 62 नंबर आए थे। और उसके बाद मैंने, जैसे रघुवीर जी बोलते हैं, रे भैया छूटे लगान, तो मैंने भी मैथ्स को कहा, रे भैया छूटे लगान हो गया, अब हमारे रास्ते अलग हैं। आपको मेरे से यहाँ तक पहुँचना था, यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। और उसके बाद मैंने घर पे ऐलान किया कि मैं साहित्य पढ़ना चाहता हूँ।
प्लीज मुझे उधर जाने दे, मेरे से कोई आईटी इंजीनियरिंग इस सब की कोई उम्मीद ना रखे। घर पर क्या रिएक्शन हुई ये जानेंगे। राज, ये वो मोड़ था जहां मैच छोड़ के आपने साहित्य को चुना, शहर भी छूटा, आगे कहीं बढ़े? जी, उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए हम दिल्ली विश्वविद्यालय आ गए। मैं जहाँ तक देखता हूँ मेरे अंदर एक नया कोई जन्म ले रहा था। कितना बड़ा झटका था दिल्ली आना अपने कस्बे से? पटना आ चुके थे कई बार, बट दिल्ली बिल्कुल अलग ही दुनिया थी। बहुत एक हंसी अब आती है सोच के। जब दिल्ली आ रहे थे तो हमारे एक भाई ने कहा, उस समय तक वॉकमैन वगैरह आ गया था। ये बात 99 की है जी। 99 में मैं दिल्ली आया था। तो उन्होंने कहा कि यार वहां पे ना ये जो तुम हिंदी गाने सुनते हो ना, ये कोई नहीं सुनता, सब अंग्रेजी सुनते हैं। मैंने कहा अच्छा। तो मुझे याद है कि मगध एक्सप्रेस से हम जा रहे थे दिल्ली, तो एक कैसेट से दूसरे कैसेट में डबिंग का मामला बहुत चल रहा था उस वक्त में। तो कंपाइल करके कैसेट बनाते थे। बिल्कुल। तो उस वक्त के जो भी अंग्रेजी गाने जो कि बहुत चलन में थे, जैसे मुझे याद आ रहा माइकल लर्न्स टू रॉक नाम का एक बैंड था, या कुछ गाने बॉन जोवी के बहुत चल रहे थे, बहुत सारे ये सब जो चल रहे थे, उन सब का एक भाई ने कंपाइल करके मुझे एक कैसेट दिया और बोला कि ये सुन लो। हाँ। ये सुन के रट लो, अगर दिल्ली में सरवाइव करना है, रेस्पेक्ट चाहते हो, वाह, तो ये याद कर लो। अंग्रेजी गाने, हाँ अंग्रेजी गाने। और उन गानों में से कुछ ही लाइन तक तो समझ में आती, नथिंग गोना चेंज माई लव फॉर यू, इसके आगे का पता ही नहीं क्या कह रहा है वो। तो मैंने कहा कि अरे भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं करना, पैर हिलाना है और होठ पे बिना कुछ बोले हुए ऐसे ऐसे करना है कि जैसे कि तुम्हें गा रहे हो, सब कुछ समझ में आ रहा है। हाँ। तो मैं जब मगध एक्सप्रेस से आ रहा था तो मेरे पास असली वाला वॉकमैन नहीं था, ऐसा था कि जिसमें उसी में स्पीकर भी है और कान वाला भी था। तो जो हटा दो अगर तो उससे आवाज आने लगती, तो मैंने एक दो बार जानबूझ के हटा दिया इम्प्रेशन जमाने के लिए, पब्लिक सुने कि मैं अंग्रेजी गाना जानता हूँ। हाँ। और उन्होंने कहा एक बात और, अंग्रेजी पेपर ले लेना ट्रेन में बैठते ही, हिंदी पेपर नहीं पढ़ना है, अंग्रेजी पेपर पढ़ो और अंग्रेजी गाने सुनो। खैर इस तरीके से दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में मुश्किल से मुझे लगता है कि 10 दिनों तक ये चला होगा। बहुत दिक्कत हो रही थी उसमें। हाँ। मुझे लग रहा था कि कैसे होठ हिलाऊं, कैसे पैर ऐसे थपथपाऊं, कुछ आता है नहीं ये सब। दिल्ली में मेरा एडमिशन हुआ था किरोरीमल कॉलेज में, और वो एक जगह थी जहाँ पे जाके मैंने अपने आप को ढूंढा एक तरीके से। बहुत अच्छे शिक्षक मिले, कमाल के दोस्त मिले। एज एन इंस्टीट्यूशन आज भी मैं अगर कहूँ तो बहुत कुछ दिया उस कॉलेज ने, उस यूनिवर्सिटी ने मुझे। सवाल, हमारे एक टीचर थे, उनका नाम है केवल अरोड़ा, अंग्रेजी के प्राध्यापक थे, पर हम नाटक करते थे साथ में। तो एक जगह है द प्लेयर्स, किरोरीमल कॉलेज की जो नाट्य संस्था है, वहां जब गए तो एक तो पहले बहुत चौंके कि मतलब लड़कियां भी नाटक करती हैं। हमारे गांव में जो नाटक होता था उसमें लड़के ही लड़कियों का रोल करते थे। यहाँ पे पहली बार लगा कि अच्छा फिल्म तो ठीक है, उसमें तो करते होंगे, बम्बे की बात है, यहाँ पे अच्छा लड़कियां सच में नाटक करती हैं। एक तो ये चौंकने वाली बात थी, और अंग्रेजी बोलने वाले लोग इतने ये वो, तो मैं थोड़ा सा डर भी गया था कि यार इनके बीच में मैं क्या करूंगा। बट केवल सर ने बहुत कुछ जिसको कहते हैं कि वो जंतर दिया जिंदगी के लिए। सवाल पूछना सिखाया उन्होंने। सबसे जरूरी बात है, जो जवाब ढूंढना सिखाया कि मेरा जवाब और तुम्हारा जवाब अलग हो सकता है, और हम दोनों में से कोई गलत नहीं हो सकता, ऐसा भी है। बहुत सारी चीजें, अंग्रेजी के अलावा दुनिया भर के नाटककारों को पढ़ना, यहाँ पे जाके बिना नौटंकी किए सही में बहुत सारे पश्चिमी संगीतकारों को सुनना, क्या लिख रहे हैं। इससे पहले तो हम यही सोचते थे कि वेस्ट में सिर्फ शोर है, पर बहुत सारे नए लोगों को, जैसे बीटल्स के बारे में वहां जाके मुझे पता चला, पिंक फ्लॉयड के बारे में वहां जाके मुझे पता चला। और उस वक्त वो अपने गानों में अपने वक्त को किस तरीके से दर्ज कर रहे थे, अलग अलग मुद्दों की बातें कर रहे थे। वो कैसे अपने गानों से युद्ध विरोधी एक अपील कर रहे थे, मानवता के लिए अपने गानों में अपील कर रहे थे लोगों से। ऐसे बहुत सारी चीजें, क्योंकि जानते नहीं थे हम, तो लगता था कि या तो शोर है या सिर्फ एक सतही बातें हैं। वहां जाके बहुत सारे दुनिया भर के नाटककारों को, साहित्य के बारे में जानना हुआ, और फिर लगा कि अरे वो भी अपने ही जैसे हैं, अपने ही हैं, आपको प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं। और साथ में मुझे ये भी हिम्मत मिली कि बात जरूरी है, भाषाएं कहने का उसका एक माध्यम है। मैं अगर हिंदी में कंफर्टेबल हूँ तो मैं हिंदी में बोलता हूँ, और बहुत अच्छे दोस्त बने, बहुत चीजें सीखी, बहुत मजा किया दिल्ली यूनिवर्सिटी।
हम दिल्ली के दिनों की बात कर रहे हैं, सिनेमा से किस तरह का नाता दिल्ली आने के बाद जुड़ा था? सिनेमा से थोड़ा सा पहले नाता जुड़ गया था। हम्म पटना में जब थे हम्म तो उस वक्त हम राजकमल प्रकाशन और वाणी प्रकाशन और पटना कॉलेज के सामने जो अशोक राजपथ है उसमें किताब की दुकानें हैं बहुत सारी। हम ज्यादातर यहाँ पाए जाते थे, किताबें पढ़ रहे हैं। मैथ्स की क्लास छोड़ के, क्योंकि वो समझ में नहीं आता था कुछ, किताब पढ़ते हुए। पहली बार निर्मल वर्मा जी को वहां पे एक्सप्लोर किया, लगा कि ये तो अलग है, अलग बिल्कुल जादू ही है, ये तो ऐसा तो पढ़ा ही नहीं है कभी, कमाल लगा, वो बहुत अलग लगा। उषा प्रेमवदा जी को उन्हीं दिनों में क्या वो, और आप 12वीं में हैं और आप 55 खंबे लाल दीवार हाँ 55 खंबे लाल दीवार, शेष आपको यात्रा लग पढ़ रहा रहे हैं। है कि हाँ आप इस शेष यात्रा पढ़ रहे हैं, आप इस तरीके से कुछ अनुदित किताबें, सुनील गंगोपाध्याय की प्रेम नहीं स्नेह करके किताब, ऐसे तो कुछ कुछ, और आप हंस पढ़ने लगते हैं क्योंकि आपके पीछे कोई देखने वाला तो है नहीं, आप अकेले रह रहे हैं और मजा आ रहा है आपको। आपको अचानक बलचनमा नागार्जुन का और राजकमल चौधरी से आप मिलते हैं, आपको लगता है क्या बात है, यही तो है मेरी दुनिया, यही तो मुझे होना चाहिए था। और साथ में पटना का एल्फिस्टन सिनेमा, मोना सिनेमा, अशोक टाकीज, 10 रुपए का टिकट होता था। उस जमाने में वीणा होती थी, वीणा, जिसमें जी, गंगा जी, जी। मैया तो है पीरी चढ़े जी बदली। जी जी, वीणा स्टेशन के पास में था। हम्म। उन दिनों में अचानक सुबह में कुछ जगह 8 फिल्में लगती थी, बिल्कुल। गोविंद हिलानी जी की कई फिल्में, श्याम बेनेगल जी की कई फिल्में, और उसपे भी अगर आप स्टूडेंट का अपना वो दिखाते थे तो और कम में मिल जाता था। तो वहां पे मैं ये फिल्में देखने लगा, तो फिल्मों से एक तरीके से वहां पे एक जुड़ाव हुआ, क्योंकि उससे पहले तो गांव में थे, तो गांव में तो कोई चांस ही नहीं था। तो फिल्मों का और किताबों का शौक पटना में लगा, जो कि बाद में दिल्ली में जाके वो दूसरी दुनिया की फिल्में जो है, हंगरी की फिल्में, बिल्कुल। जर्मन फिल्में, फ्रेंच फिल्में, इसके साथ में क्लासिकल म्यूजिक के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था पहले। पर एक संस्था थी स्पिक मैके, स्पिक मैके बहुत कॉलेजों में प्रोग्राम करती थी। स्पिक मैके से हमने पहली बार हरिप्रसाद चौरसिया जी को सुना, वाह वाह। किशोरी अमोनकर जी को सुना, हाँ। राजन साजन मिश्रा जी को सुना, हाँ। चरण दास चोर, हबीब तनवीर जी का नाटक, वो हमने स्पिक मैके के थ्रू देखा। तो हमें लगा कि अरे वाह यार, ये दुनिया है जो कि हम नहीं जानते थे। ये है कला की असली दुनिया। एक दुनिया ये है जिसमें मुझे कुछ नहीं पता, पर ये था कि बहनें गाती थी, सीखती थी म्यूजिक, मन में कहीं एक वो था कि अरे हम भी सीखेंगे। तो जब किशोरी जी को गाते हुए सुना, और मुझे याद है रामजस कॉलेज के ऑडिटोरियम में वो राग हंस ध्वनि गा रही थी, और पता नहीं मुझे रोना आ रहा था, मुझे लग रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। वो एक अजीब सा एक्सपीरियंस था। और मिरांडा हाउस में एक बार चौरसिया जी को सुना, और मिरांडा हाउस गर्ल्स कॉलेज, और हम लोगों की एंट्री तो थी नहीं वहां पे, पर स्पिक मैके वगैरह वो दिन होते थे जबकि हम लोग जा सकते थे। तो हमें वो एक अजूबी दुनिया लगती थी, लगता था कि कैसे, हमें पता ही नहीं गर्ल्स हॉस्टल कैसा होता है, कैसा क्या होगा, ऐसा ही होगा, पर ऐसे एक बहुत हवा था कि गर्ल्स हॉस्टल ऐसा होता है, लगता था कि अंदर एकदम झरने होंगे और इस तरह का लगता था मन में। तो जब गए तो उसमें बैठे और अब हरी जी बजा रहे हैं उसमें, और मुझे यहाँ तक याद है कि एक वो पहाड़ी में कुछ बजा रहे थे, और मैं ना उनकी तरफ ना देख के मैं देख रहा हूँ कॉलेज की दीवारों को, और मैं अजीब से ख्यालों में गुम हूँ। तो वो पूरा एक स्पिक मैके के थ्रू एक पूरी नई दुनिया जानने को मिली, दूसरे दूतावासों और उनके जो कल्चरल सेंटर है, फ्रेंच, हंगरी, जर्मनी, मैक्स मुलर भवन, इन सब से वहाँ की फिल्मों के बारे में पता चला। तो दिल्ली का मैंने, मुझे लगता है कि जितना फायदा उठाया होगा अपने कॉलेज का ना, मैं अगर 10 बार भी फीस भरता ना तो भी कम। क्या बात है। लिखना वहाँ शुरू हुआ था कि नहीं, या उससे पहले हो गया था? लिखना बचपन में शुरू कर दिया था, बहुत छोटे। सबसे पहले मेरे चाचा कहते हैं कि जब मैं झूठ बोलता था बचपन में तो मैं पद में बोलता था। ओके। कविता में झूठ बोलते थे। कविता में झूठ बोलता था मैं, वो ऐसा बोलते हैं। अगर तुकबंदी करते थे तो हमें पता था कि तुम ये झूठ बोल रहे हो। उन्होंने कहा, पर हमने कभी तुम्हें रोका नहीं, क्योंकि हम इसी बात पे खुश थे कि तुम तुकबंदी कर रहे हो, और हमें पता था कि तुम झूठ बोल रहे हो। ओके। जैसे मैं इस तरह की, आज स्कूल में बहुत पढ़े, मास्टर साहब आए 1 बजे, ऐसे ही सब क्लास चले, आहा आएंगे कितने मजे, इस तरह का कुछ। तो अगर इस तरह का बोल रहा हूँ मैं, तो इसका मतलब है मैं स्कूल गया ही नहीं हूँ। अरे बाप रे। तो चाचा बोलते थे कि तुम जब पद में बोलते हो तो झूठ बोलते थे, जब तुमको झूठ बोलना था तुम पद में बोलते थे। अभी भी ऐसे ही है।
घर में साहित्य का माहौल था। हम्म। बड़े दादा स्कूल में हेडमास्टर थे और घर पे वो महादेवी पंत, जयशंकर प्रसाद, मुख्य रूप से मुझे लगता है छायावादी कवियों को पसंद किया जाता। वो पसंद करते थे, गाते भी थे। और वो एक गाते थे वो बहुत, ओम, जो नागार्जुन की कविता है वो। वाह। तो किताबें घर में थी, किताबों से एक वास्ता था, पर बहुत अलाउड नहीं था किताबें हम लोगों को पढ़ना। एक समय तक पहुंच जाओ उसके बाद पटना आए तो पटना में भी थोड़ा बहुत लिखते थे, कविताएं लिखते थे, चिट्ठियां लिखते थे। हाँ, और हम बढ़िया चिट्ठियां लिखते थे। हमारी कुछ चिट्ठियां बहन के पास है। अच्छा। हाँ, जब हम दिल्ली में थे और वो गांव में थी तो हमने उसको कुछ चिट्ठियां लिखी थी, उसने संभाल के रखी हुई है वो चिट्ठियां। तो चिट्ठियां हम बहुत मन लगा के लिखते थे चिट्ठी, जैसे कि हम सामने ही हो, बात कर रहे हो, इस तरीके से। लेकिन वो जो बचपन की कविताएं है वो किस तरह से ग्रो होती चली गई फिर? यूनिवर्सिटी आके बहुत सारा, जब क्योंकि साहित्य में ही हम पढ़ रहे थे, फिर एमए भी किया हिंदी साहित्य से ही, और आधुनिक कविता मेरा स्पेशल पेपर था। बहुत सारे अच्छे शिक्षक मिले। मुझे लगता है कि ज्यादा आग्रह जो था वो तुकबंदियों पे था। बाद में इस बात पे हुआ कि कैसा क्या कथ्य है वो बहुत जरूरी है, तो उस तरीके से बहुत सारी तब्दीलियां आई। मैंने बहुत अपने बदलते हुए उसको देखा है। जैसे कि बीच में एक बार 10th के समय में बहुत सारी फिलोसफिकल चीजें लिखता था जो कि समझ में नहीं आती थी दुनिया के बारे में। मैं बहुत जल्दी उन सवालों से जूझने लगा था, जो एक हुए माए वाला जो सवाल होता है ना, वो बहुत जल्दी, क्यों, जीवन का क्या पर्याय है इससे। उन दिनों की कविताओं में वो चीजें हैं। और जब आप दिल्ली आ गए और किरोड़ीमल में एक बहुत वाइब्रेंट माहौल मिला, उसका क्या असर कविताई पर पड़ा और कविता ने आपको अपने साथियों के बीच कितना लोकप्रिय बनाया? नाटक करते थे तो बहुत सारा नुक्कड़ नाटक करते थे। नुक्कड़ नाटक में लिखना होता है। गाने बहुत अहम होते हैं और लिखना होता है पूरा। तो ऐसा नहीं कि मैं अकेले लिखता था, पूरा ग्रुप ही मिलके लिखते थे हम लोग। पर जहाँ पे गाने की बात होती थी वहाँ पे मैं ज्यादा आगे बढ़ के वो करता था, तुकबंदियां या किस तरीके से करना है। इसके अलावा कॉलेज के दिनों की कविताएं, ऑनेस्टली कहूँ तो बहुत सारा प्रभाव उस पे निर्मल वर्मा का मुझे दिखता है, क्योंकि वो एक न्यू फाउंड लव था। और मैं निर्मल जी से मिला भी था और मैंने उनसे एक बहुत ही अजीब सा सवाल पूछ लिया था। अच्छा। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये जो है एक चित्रा सुख, क्या ये आपका आत्मकथात्मक उपन्यास है या लालटेन की छत, क्या है इसमें, कहाँ है आप, कौन से किरदार हैं आप, इस तरीके से। और वो थोड़े से, तो मैंने उनसे कहा कि यूरोप में एक आंदोलन चला था, अपनी जड़ की तरफ लौटो। क्या आपका भारत आना उसी यूरोपीय आंदोलन का एक हिस्सा था या आप ये एक स्वतःस्फूर्त बात थी कि आपको हिंदुस्तान लौटना था? उस समय दरअसल क्या हो, कहीं आपने कुछ पढ़ा, आपको जमाने के लिए भी आसपास में कि आप सेमिनार हॉल में हैं, आप जानते हैं इसके बारे में, वो सारी चीजें भी थी। मैं उसको बेईमानी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि एक चंचलता, एक नवयुवक की बेचैनी कि मैं किस तरीके से एक्सेप्ट किया जाऊं। और कहीं न कहीं बहुत सारी कविताओं पे मुझे उनकी छाप जो है दिखती है। हालांकि वो कविता कभी नहीं लिखते थे, मतलब, पर उनकी कहानियों में जो एक कविताई का जो एक वो है, वो कहीं न कहीं मुझे लगता है। इसके अलावा मैं कहूँ तो त्रिलोचन से बहुत ज्यादा कुछ कविताएं उनसे प्रभावित होके कोशिश कर रहा था लिखने की। ये दो कवि मैं कहूंगा कि जिनसे कि मैं बहुत ज्यादा कॉलेज के दिनों में मुझे लगता था कि मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ एक तरीके से, और इसीलिए अब वो कविताएं मुझे अपनी नहीं लगती हैं। अच्छा, लेकिन क्या गीतकारी का सपना उगना शुरू हो गया था तब? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल। तो तब जिंदगी का मकसद किस तरफ जा रहा था? कुछ पता नहीं था। मुझे लग रहा था कि हम जिंदगी के नशे में थे एकदम। एक इतनी ऊर्जा थी कि रात में 2 बजे तक, 3 बजे तक नाटकों पे बातें चल रही हैं, और यकीन मानिए कोई कुछ नशा नहीं, कुछ नहीं, मतलब चाय और पराठा ही था जिसपे ही इतनी ऊर्जा आ जाती थी। और दूर हॉस्टल की छत से 2 चीजें मुझे याद आती हैं कि आजादपुर स्टेशन, वहां पे देर रात में जो गाड़ियां गुजरती थी वो पंजाब की तरफ जाने वाली, वो, और दूर पीतमपुरा का टीवी स्टेशन होता था जिसके ऊपर वो लाइट भुकभुकाता था, टावर। तो अगर मुझे लगे कि दिल्ली में सबसे ज्यादा मैंने क्या देखा, तो मैंने यही 2 चीजें महसूस की, क्योंकि मैं देर रात तक जागता था। बातें कर रहे हैं कि भाई काफका ने ऐसा क्यों लिखा और दरिदा का ऐसा ये क्यों है। तो यहाँ अलग अलग लोगों को राज आप पढ़ रहे थे और एक विचारधारा तो बन रही थी, लेकिन आपने कहा कि आप जिंदगी के नशे में थे, तो एक कोई मकसद था किस तरफ जाना है? एकेडमिक्स में जाना है या नाटक करते रहने, क्या चल रहा था?
बहुत मजा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था सब कुछ। हम्म। और जो चीजें अच्छी नहीं थी लग रहा था कि उसको अच्छा कर देंगे। वाह वाह वाह, इतनी ताकत थी। इतनी ताकत थी और इतनी उम्मीद थी और इतने प्यारे लोग थे आसपास कि पता था कि ये चीजें अच्छी नहीं है, पर लगता था कि इसको बेहतर कर देंगे, कर सकते हैं हम लोग। वाह। मतलब मुझे लगता है वो 3 साल का एक मौसम था। 5 साल जब यूनिवर्सिटी में था वो एक ही मौसम था। वाह, जीने का मौसम था वो। जीने का मौसम था वो इतना सुंदर था। मैं सही बता रहा हूँ, एक किताबी बात नहीं, कविताई की बात नहीं है। हवा चलती थी तो लगता था करे वाह यार क्या बात है, क्या अच्छी हवा चली है। पता नहीं सालों भर लगता था कि रात रानी शाम में ऐसे कहाँ से आ जाती है। बस छोटी छोटी बातें, इतनी सुंदर बातें थी। इतनी भी बात कि चाय के कप से भाप निकलती, उसमें भी आपको मजा आ रहा। हो सकता है जो ज्यादा समझदार लोग हैं वो कहे कि एक रोमांटिसिज्म है, बट जो भी है वो बहुत सुंदर था। और इसीलिए हमने कभी उस वक्त पे ये सोचा ही नहीं कि हमें क्या करना है। हम बस जिए जा रहे थे और नाटक कर रहे थे, गाना सुन रहे थे, पढ़ रहे थे, शरारतें कर रहे थे। फरवरी का महीना था, लाइब्रेरी के लॉन में बहुत प्यारी सी धूप खिली हुई थी। मैं पढ़ रहा था, भाषा विज्ञान शायद पढ़ रहा था, जो कि थोड़ा सा बोझिल है, बाकी थोड़ा कठिन है। कठिन है। मतलब उसमें बहुत सारी चीजें। तो कोई एक दोस्त आया, उसने कहा कि यार चिट्ठी लिख दो मेरे लिए। वाह वाह वाह। तो मैंने कहा बिल्कुल लिख देंगे। मैंने कहा क्या दोगे बदले में? तो कहता है कि चाय पिलाते हैं। बोले ठीक है, तुम चाय लेके आओ, हम तब तक लिख के। कहता देखो बहुत लंबी मत लिखना। मैंने कहा टाइम ही नहीं है उतना, पेपर आने वाला है। तो मैंने उसको कहा कि वो वाली लाइन सुनाई कि सतसैया के दोहरे अरुणावक के तीर देखन में छूटन लगे, घाव करे गंभीर, वही वाला करूंगा मैं, चिंता मत करो। हाँ हाँ। कहता हाँ भाई पहली बार किसी को दे रहा हूँ चिट्ठी। तो मैंने कहा ठीक। मैंने वो लिख दी अच्छे से। वो पेपर लेके आया था, एक हैंडमेड पेपर। बोला भाई इसी पे लिख दो। मैंने लिख दी। तो मैंने उसको पूछा भी तू खुद क्यों? बोला कि यार मेरी हिंदी ना उतनी, मतलब वो हाँ रोमन में मुझे लिखना होगा इस तरीके से। तो मैंने कहा ठीक है मैं लिख देता हूँ। लिख दिया। 4-5 लाइन की एक छोटी सी पर कविता थी ऐसे, मतलब बहुत बातचीत जैसी। लेके गया वो, उसने जो भी किया वो, उसने चाय दे दी मुझे। मैंने कहा थैंक यू। उसने कहा भाई तुम्हारा थैंक यू। अगले दिन उसी जगह पे एक और दोस्त आता है। वो कहता है भाई यार एक तुमसे कभी बोले नहीं भाई, तुम एक कविता लिख दो ना हमारे लिए। तो मैंने कहा ठीक है लिख देंगे। तो मैंने कहा कुछ देना पड़ेगा। कहता है क्या? चाय लाते हैं हम तुम्हारे लिए। हम कहे नहीं समोसा। तो लेके आया वो। मेरा कौन इतना सोचता है। बिल्कुल। हमने कहा कि वही इसको भी लिख देते हैं। वही हमने चेप दिया। और अगले दिन वो दोनों मेरे पास आए। साथ ही आ रहे थे। मैं उसी लाइब्रेरी लॉन में धूप में बैठा हुआ कुछ पढ़ रहा था, और मैं जब दोनों साथ ही आ रहे थे और तेज आवाज में बात कर, मुझे समझ में आ गया क्या मामला है। वो आए मेरे पास, कहा तुम यार पागल हो, एक ही चिट्ठी दोनों की चिपका दिया। तो कहा कि तुमने इसको भी वही दे दी, मुझे भी वही दे दी। मैंने कहा अरे मुझे क्या, ठीक है तुम दोनों अलग अलग लोगों को देते हैं चिट्ठियां, तो क्या फर्क पड़ता है। पता चला एक ही लड़की को उन्होंने जाके वो चिट्ठी दे दी, और ये कह के कि मैंने लिखी है, खुद लिखी है दोनों ने। लड़की ने कहा कि यार तुम दोनों के विचार इतने मिलते हैं। तो ये कॉलेज के दिन थे। कुछ प्लान नहीं था कि क्या करना है नहीं करना है। हमारे बहुत सारे तो कॉलेज पास आउट हुए, बहुत दुख हुआ। हमें लगा कि और चलना चाहिए था। मेरा मन था आगे कि एमफिल करूं, पीएचडी करूं। फिर हमारे दोस्त जो थे, वो बहुत सारे दोस्त, वो बम्बई आ गए। क्या करने के लिए? उनको फिल्म में कुछ करना था। एक दोस्त था जिसको कि बहुत जल्दी शादी करनी थी, तो उसको लगा कि जल्दी मुझे स्टार बनना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, फिल्म ही वो रास्ता है जो कि मुझे कुछ, बाकी जगह तो अभी एमए करो, एमफिल करो, ये करो वो करो। तो वो बॉम्बे आ गया। और भी कुछ दोस्त आ गए बॉम्बे। वो सारे बॉम्बे यहाँ आए, और फिर कोई कहीं असिस्टेंट लग गया, कोई कहीं कुछ करने लगा। तो मैं उसके बाद दिल्ली में ही एक न्यूज चैनल में जॉब करने लगा था एमए के बाद। और वहाँ पे ठीक था, अच्छा लग रहा था, पर बहुत खुश नहीं था इस तरीके से। फिर इन दोस्तों ने बहकाया, अरे यार कहाँ तुम हो, बम्बई आओ, बम्बई जगह है यार, ये वो। तो फिर मैं उनके बहकावे पे बॉम्बे आ गया। जाने माने फिल्म गीतकार राजशेखर से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग और मनीष चंद्र वैश्य, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। कार्यक्रम का दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते।